नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन का एक पैकेज है जिसका ऐलान किया है। 2021 में पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी और कुछ अर्सा यह दरख्वास्त मुतल्लिका मराहिल में रही और अब इस पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज में लिंक 16, डाटा लिंक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर आलात, एवियोनिक्स अपग्रेड, तरबियती मॉड्यूल्स और लॉजिस्टिक और तकनीकी सपोर्ट और असलहे के टेस्टिंग यूनिट्स शामिल है। इस पैकेज के मजीद खदोखल क्या है और इससे पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम किस तरह से आगे जाके मुस्तहकम हो सकता है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारे पैकेज को और पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है उसको कितना बूस्ट मिलेगा? बहुत शुक्रिया इमरान साहब और जैनब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये लॉन्ग वेटेड कह लें या लॉन्ग ड्यू हमारे साथ उनकी अपग्रेडेशन ड्यू थी, जो हमने 2021 में भी और उससे पहले भी हमारी ख्वाहिश थी कि इसको मिड लाइफ अपग्रेडेशन, इनको कहते हैं MLU, जिसका मतलब होता है कि ज़ाहिर है वेपन्स को कंपैटिबल रखा जाए, जो रेलेवेंट डेवलपमेंट्स आती जाती हैं और मॉडर्नाइजेशन दुनिया में होती रहती है। इसमें बुनियादी तौर पर हमारे पास दो तरह के मेन जहाज़ हैं। एक 1982-83 में F-16 आए थे हमारे पास, जो ओरिजिनली जब सोवियत जंग लगी हुई थी तो उस वक्त हमें 40 जहाज़ मिले थे। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में हमें मिलते रहे। इस वक्त हमारी तादाद F-16 की हमारे पास 75 है, यानी 75 हैं, जिसमें से ब्लॉक 52 है जो बाद में आए हैं और A और B मॉडल हैं पहले जो शुरू के थे। इन सारे जहाज़ों में ज़ाहिर है हमारा पाक फ़िज़ाई का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। हमारे पास लेजेंडरी पायलट्स रहे हैं, बहुत हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है इन जहाज़ों की। अभी जो आपने नोट किया होगा कि मई के महीने में जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें F-16 की उस तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकी और सबसे बड़ी वजह उसकी यही थी कि जो इस पर मिसाइल लगता है, एयर टू एयर मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसकी रेंज J-10C पर लगे हुए और J-17 थंडर पर लगे हुए मिसाइल से कम थी, जिसका मतलब है कि 60 या 70 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज थी मैक्सिमम। और जबकि J-10C पर जो लगा हुआ था और PL-15 जहाज़ की जो वेपन की जो रेंज है वो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर थी और हमने जो फारदेस्ट शूट किया था हिंदुस्तान का जहाज़ वो 198 किलोमीटर पर शूट किया था। ये बात अच्छा, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब फाइटर जहाज़ होते हैं वो एक अपनी परफॉर्मेंस उनकी होती है, जिसका मतलब उनमें इंजन कैसा है, उसकी मनूवरेबिलिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी लगी हुई है, पायलट की असिस्टेंस कैसे होती है। और दूसरा, जिस काम के लिए फाइटर जहाज़ बनाया जाता है वो होता है वेपन डिलीवरी। ज़ाहिर तभी वो फाइटर जहाज़ कहलाता है। तो जब उसकी वेपन डिलीवरी, जो उस पर मिसाइल्स या बॉम्ब्स लगने हैं, वो करंट या लेटेस्ट या स्टेट ऑफ द आर्ट ना हो तो जहाज की एम्प्लॉयमेंट पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हमारे पास F-16 बहुत अरसे से हैं, हम चाह रहे थे हो जाए। अब ये अपग्रेडेशन जो लिंक 16 आप कह रही हैं, ये बुनियादी तौर पर एक नेटवर्किंग है जिसके जरिए जहाज दूसरों से और जो करीब उड़ने वाले दूसरे एसेट्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। ये बुनियादी तौर पर नेटो इस्तेमाल करती है। एक अच्छी खबर जो मैं आपको बताता चलूं कि हमने अपग्रेड कर लिया हुआ है लिंक 17 पर, जिस पर पाक फिजाई के सारे जहाज कनेक्टेड हैं और लिंक 17 जो है पाकिस्तान में खुद बना है, यानी इंडिजीनियस बना है, हमें किसी पर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इस पर मिसाइल्स की लिमिटेशन थी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज में जैसे कर रहा हूँ, तो वो अब अगर वो साथ आते हैं, लिंक 16 आता है जिससे और ज़्यादा बेहतर इंटीग्रेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक आती है, रेडार अपग्रेडेशन हो जाता है, तो इस जहाज़ की कैपेबिलिटी और पोटेंसी ये समझ लें या पंच जो इसका है बहुत दूर तक जाएगा और ये बहुत बड़ा इजाफा होगा क्योंकि 75 जहाज़ों पर अगर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अपग्रेड हो जाते हैं तो पाक फिजाइया की जो सलाहियतें हैं डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों में बहुत इजाफा होगा। चिश्ती साहब, मैं इसी के मुतालिक जो आपने आखिरी जुमला का इसी के मुतालिक जानना चाहता था कि देखें, हक और बुनियानुल महसूस में जिस तरह से हमारी जो एयरफोर्स है उसने कारकर्दगी दिखाई और वो JC-10 हो, J-10C हो या JF-17, तो आप ये फरमाइएगा कि इन चीनी हथियारों की जो है मौजूदगी के बावजूद भी पाकिस्तान को ये F-16 की अपग्रेडेशन का जो मामला है वो क्यों ज़रूरी है? इसमें आप समझते हैं कि कोई एक्सक्लूसिव भी पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हासिल होगा? देखिए इमरान साहब, मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया ना कि जब जितना मर्जी जहाज अच्छा हो, आप F-35 लेटेस्ट ले लें आप अमेरिका से जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, अगर उस पर वेपन आपने लिमिटेड लगा दिया तो फिर जहाज की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकेगी, वो लिमिटेड ही होगी। F-16 बहुत ज़बरदस्त जहाज़ है। इसने सोवियत यूनियन ने जब कब्जा किया था अफगानिस्तान पर आकर 1979 से लेकर 89 तक 10 साल, उस दौरान हमें अमेरिका ने ये दिए थे सोवियत यूनियन से, यानी जो उस वक्त की सुपर पावर थी उससे लड़ने के लिए। और हमारे ही शाहीन थे जिन्होंने 9 जहाज कंफर्म मार गिराए थे सोवियत यूनियन के उस जमाने में 10 साल के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर, जब
वो इन्हीं महाजरीन को जो अफगानिस्तान से आए थे उन पर हमलावर होते थे, इनके जो कैंपों पर आकर हमला करने की कोशिश करते थे तो हमारे जहाज जाकर इंटरसेप्ट करके उनको मार भगाते थे। तो ये परफॉर्मेंस इसलिए थी कि उस वक्त इसको बहुत बड़ा एडवांटेज था, एक तो मनूवरेबिलिटी का और इसके मिसाइल्स भी अच्छे थे। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम हमने देखा J-10C और JF-17 थंडर पर जो मिसाइल हैं उनकी 150 से 200 किलोमीटर तक रेंज है। जाहिर है जब हमें एम्प्लॉय करना होगा दुश्मन के खिलाफ तो हमें वो चाहिए कि हमारा जैसे बाजू की रीच होती है, पंच आपका दूर तक जाए, आप दुश्मन को अपने करीब आने से पहले नुकसान पहुंचा के तबाह कर दें, तो उसके लिए आपको मिसाइल चाहिए होते हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए होते हैं। तो F-16 बहुत पोटेंट जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नजर आता था हमारा, या इसकी लिमिटेशन आती थी, वो यही थी कि इसकी रीच उस तक नहीं है। 6 और 7 की दरमियानी रात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये जहाज भी हवा में थे और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी की कोशिश की गई कि F-16 भी कोई शॉट ले सकें या इनको भी ऐसा कोई दुश्मन का निशाना बना सके, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये थी कि इसकी रेंज में आने से पहले ये जहाज पॉसिबली दुश्मन का जो जहाज राफेल है उसकी रेंज में आ सकता था, क्योंकि उसके पास 150 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। तो अब ये अपग्रेडेशन होगी, ये बहुत लिथैलिटी होगी, ये ऑलमोस्ट हमारा बहुत बड़ा फ्लीट है। मैं आपको छोटी सी इमरान साहब मिसाल देता जाता हूँ। इजिप्ट के पास, मिस्र के पास 200 F-16 है और इजराइल के पास 250 F-16 है। अब ये जो दोनों के पास तकरीबन 200 जहाज हैं, उनमें लिमिटेशन देखिए क्या है। जो इजिप्ट को अमेरिका ने दिया है उसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर है उसके मिसाइल की, जो उस पर दिए गए उसको। जो इजराइल को 250 जहाज दिया गया वो 150 और 140 किलोमीटर है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग होती है मिस्र की, इजिप्ट की, इजराइल के साथ, तो इजराइल के जहाजों की शूटिंग रेंज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ज्यादा है इजिप्शियन जहाजों से। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जहाज मैटर जरूर करता है, लेकिन जो उस पर वेपन सिस्टम लगा होता है, असल तो उसने निशाना बनाना होता है, उसने इफेक्ट क्रिएट करना होता है, उसने आपके लिए फेवरेबल या खुदा ना खास्ता अनफेवरेबल सिचुएशन पैदा करनी होती है। अच्छा तो ये सर, पंच जैसे मैंने कहा जी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सलमान एयर बेस का जो इफ्तिताह किया है और उसमें चीन की नई टेक्नोलॉजी ने, कहते हैं कि जी दुनिया भर के दिफाई माहरीन को चौंका दिया है, तो पाकिस्तान का क्योंकि उनके साथ वैसे भी अब दिफाई मुआहदा हो चुका है, तो एक तो ये फरमाइएगा कि इस एयर बेस से मिडल ईस्ट का पूरा जो खित्ता है उसमें आप क्या समझते हैं कि असर होगा और पाकिस्तान इससे किस तरह से मुस्तफीद हो सकता है? देखिए अभी तो उन्होंने जाहिर है ये एयरबेस किया है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, एयर पावर एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन जाहिर है एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी कह लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं वो, जिसका वो ऑब्वियसली ऑपरेशनली उनको बहुत फायदा होगा। जो आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्या होगा, और वो अक्सर एक मिसपरसेप्शन क्रिएट होती है लोगों के जहनों में, जिससे वो समझने लगते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता सऊदी अरब पर हमला होता है तो हम यहाँ से फौरन J-10C टेक ऑफ करेंगे, रास्ते में पकड़ लेंगे जाकर, या हमारे पर होता है तो वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। होना ये चाहिए, या हो इंशाल्लाह होगा ऐसे, कि देखिए हमें पीस टाइम में स्ट्रेंथ बढ़ानी है एक दूसरे की, हमने पीस टाइम में कैपेसिटी बिल्ड करनी है, पीस टाइम में हमने वॉर एसेट्स को इंटीग्रेट करना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई खतरे की बात हुई तो हमारे जहाज पहले से पहुंचकर उनकी फोर्स के साथ एक वैल्यू ऐड कर सकें, और अगर हमें जरूरत पड़ी खुदा न खास्ता कहीं से खतरा हुआ तो उनके आ सके। तो ये इंटीग्रेशन आपको पीस टाइम में करनी होती है, वॉर एसेट्स ऐड करने होते हैं, अपने लिथैलिटी बनाती होती है, और सबसे बढ़कर आपने इंटीग्रेशन करनी होती है तमाम वेपन्स की। अभी जो मई की जंग हुई थी उसमें सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स का फर्क ही ये था, हमारे तमाम एसेट्स थे, J-10 हो, F-16 हो, ग्राउंड रेडार्स हो, HQ-9B मिसाइल्स हो, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हो, सैटेलाइट की पिक्चर आ रही हो, साइबर कमांड हो, ये सारे के सारे मल्टी डोमेन ऑपरेशन में एक किल पिक्चर की तरह ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे वॉर को। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब है कि आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपके पीछे जितने मर्जी चल रहे हों वो रिदम में होने चाहिए, उनकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, उनको आउटपुट का पता होना चाहिए और क्या इफेक्ट क्रिएट करना है उनको पता होना चाहिए। इसी तरह आने वाली जंगें भी इसी तरह लड़ी जाएंगी। आपने नोट किया इसी जंग को, हमारे जो मई की जंग हुई थी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब बंद कराया था तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी में कहा था इंडिया और पाकिस्तान दे वर फाइटिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि ये पाकिस्तान ने कौन से सरप्राइज पैदा किए हैं। तो इंशाल्लाह इंटीग्रेशन में काम आएंगे सऊदी एसेट्स, लेकिन वो पीस टाइम में होने चाहिए।